वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि ये फंक्शन बच्चों के लिए बने हैं, और फिर आखिर ये फंक्शन बनाए ही क्यों है। लेकिन ये प्रत्येक फंक्शन एक खास समस्या का समाधान करते हैं, जैसे कि मिसलीडिंग समस्याओं के बदलाव को ठीक करना, रिपोर्ट बनाने में मदद करना, या रिपोर्ट को पढ़ने में मदद करना। और ये सारे फंक्शन एक्सेल के सभी वर्जन्स में अवेलेबल हैं। तो इनको मैं बारी बारी से और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले एबीएस फंक्शन को समझते हैं। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, यानी कि ये किसी भी दिए गए नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है। मतलब उनके प्लस और माइनस साइन को रिमूव करा देता है। और इसकी जरूरत पड़ती है जब भी कोई हमको मिसलीडिंग परसेंटेज मिलता है, परसेंटेज में चेंजिंग मिलती है, उसको बदलने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें कुछ यहाँ पे आइटम्स थे, कुछ एक्सपेंस है, कहीं पे हमारे पास कुछ खर्चे हैं, कुछ इनकम भी है। जैसे हमने सेल करी है, इनकम है, खर्चे है, एक्सपेंस हो गया। ये प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, इन दोनों का हमने डिफरेंस निकालना है। देन हम सिंपली यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए यूज कराएं करंट ईयर में से यदि माइनस करा दें हम प्रीवियस ईयर के डेटा को, तो ये हमारे पास रिटर्न करता है 0। यानी यहाँ पे कोई भी घाटा या कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले भी माइनस में था और अभी भी माइनस में भी है ना। चलो, दोनों बराबर थे तो 0 रिटर्न करा दिया। हम सभी का चेक करा लेते। यहाँ पे कह रहा है 150% माइनस है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के ऊपर खर्चा किया है वो बढ़ गया 150 रुपये, तो माइनस में दिखा रहा है। एक्सपेंस किया था पिछले साल 700 का घाटा था, एक्सपेंस 700 का खर्चा किया था, इस बार कम किया है तो ये 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा फायदा हो रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू में दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो है सही। यदि हम इसको परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो परसेंटेज के लिए सिंपली हम यहाँ पे फंक्शन यूज कराएं। डिफरेंस को यदि मैं डिवाइड करा देता हूँ प्रीवियस ईयर से, तो ये हमारे पास प्रतिशत में लौट आता है। और यहाँ पे आप चेक करोगे कि जो हमारा प्लस में है, जो ये -11% दिखा रहा है, जो कि एक भ्रामित है। ये चीज भ्रम पैदा कर सकती है कि यह डेटा सही है या गलत है ना। यहाँ पे तो गलत महसूस होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारा करंट ईयर में कम हुआ है तो 80 रुपये हमने बचाए हैं, तो सिंपल सा ये पॉजिटिव आना चाहिए था। ये भी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए था, क्योंकि जो सेल हुई है पिछले इस मुकाबले सेल के ऊपर जो खर्चा किया है वो देखो यहाँ पे। चलो, ये ठीक मान लेते हैं। बट ट्रांसपोर्ट का खर्चा देखिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा हुआ है ना, तो ये माइनस में जाना चाहिए था, जो कि प्लस में दिखा रहा है। तो इस प्रकार की जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है प्रतिशत में, उसको हम किस प्रकार से रिमूव करा सकते हैं। इधर उसी प्रकार से मैं यूज़ कराऊंगा। हमने किया था डिफरेंस डिवाइड बाई और प्रीवियस ईयर को किया था, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर को हम एब्सोल्यूट वैल्यू में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं एबीएस फंक्शन का यूज़ कराऊंगा, ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको हम एबीएस फंक्शन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो, यहाँ पे तो रिजल्ट हमारा सही है, लेकिन ये एक्चुअल में जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए उसको करेक्ट करा के लौटा देता है। जो एक्चुअल में प्लस होनी चाहिए थी वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू लौटा देता है, जो माइनस होनी थी वो माइनस वैल्यू लौटा देता है। इसके लिए मैंने एक और भी बड़ा एग्जाम्पल आपको बताया था। मैंने आपको सिखाया था कि हम एक एमोर्टाइजेशन टेबल किस प्रकार से जनरेट करेंगे। तो बड़े लेवल का काम था, और उस स्थिति में हम ये चीज़ प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख पाते, तो उसके लिए हमको वहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन की जरूरत पड़ी थी। वो वीडियो जरूर जा करके देखें। अब सेकंड एग्जांपल में देखिएगा, मेरे पास कुछ ऑर्डर है ना, परचेज ऑर्डर है, और ये उनकी परचेज ऑर्डर अमाउंट है। इनवाइस के अंदर जो इनवाइस अमाउंट है थोड़ी सी डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस चल सकता है 10% तक, 10% कम या 10% ज़्यादा परचेज ऑर्डर का। यानी कि परचेज ऑर्डर से इनवाइस की अमाउंट यदि 10% ज़्यादा है तो ठीक है, या 10% कम है तो ठीक है। इस प्रकार का हमको डेटा चाहिए, और यदि वो उससे ज़्यादा या कम निकलती है तब हमको रिजल्ट के अंदर भाई उसको फिर से चेक करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए हम किस प्रकार से चेक करेंगे? सिंपल तरीके से चेक करते हैं। हम उसके लिए एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ की कंडीशन, कि यदि भाई इसमें से यदि हम माइनस कराते हैं इसको, ये भी हम कंप्लीट एक ब्रैकेट्स में डाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस कम होता है या ज़्यादा होता है, किसी भी आधार पे हम चेक करना चाहें कि भाई
ये इसमें से माइनस करा दें और ये इसका जो अंतर है वो कम होता है या बराबर होता है ये परचेज ऑर्डर के, खाली परचेज ऑर्डर के नहीं, इसके 10% के बराबर होता है ना। इनवाइस माइनस और परचेज ऑर्डर, इनका जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस यदि परचेज ऑर्डर के 10% से कम या उसके बराबर है मल्टीप्लाई 10%, तो भाई ये चीज़ हमारी समझ लो ओके है। अदरवाइज हमको इसको रीचेक करने की ज़रूरत है, तो हम इसको फिर से रिव्यू करा सकते हैं और इफ़ की ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे ये इसको ओके दिखा रहा है क्योंकि ये जो अंतर है इन दोनों का, ये परचेज ऑर्डर के 10% से कम का अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो कह रहा है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, ये ओके है। जबकि जहाँ तक मेरा विचार है ये ओके नहीं होना चाहिए क्योंकि इन दोनों का अंतर है वो 125 रुपये का अंतर है, और जबकि इसका 10% 100 बनता है, तो ये उससे ज़्यादा हो गया, उससे कम या उसके बराबर नहीं है, तो ये ओके नहीं हो सकता है ना। इसको हमको फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो वैल्यूज़ हैं उनको एब्सोल्यूट बनाने के लिए यदि मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट का यूज़ कराता हूँ इस कैलकुलेशन के अंदर, जो हमने इसको माइनस किया है इसके अंदर मैं ABS फंक्शन का यूज़ करा देता हूँ और एंटर प्रेस करा लेते हैं, और फिर से हम इसको अब नीचे तक कॉपी कराएंगे तो आप देखोगे कहाँ पे चेंज हो सकता है। मैं छोड़ दूंगा, देखो यहाँ पे इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो इन दोनों का अंतर है वो परचेज ऑर्डर के 10% से ज़्यादा है, और हमको कितना चाहिए था, हमने कंडीशन डाल ली थी 10% या उसके बराबर हो या उससे कम हो, है ना। तो इस प्रकार के जो भ्रामिक रिजल्ट्स होते हैं उनको एब्सोल्यूट बनाने के लिए एबिस फंक्शन का यूज़ होता है। अब सेल फंक्शन अपने आप में एक अलग ही प्रकार का फंक्शन है। ये हमें किसी भी एक सेल के डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ टाइप दिखाता है। आप जब भी इस फंक्शन को लगाओगे, मैं यहाँ पे आके देखो कराता हूँ इक्वल सेल फंक्शन, तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, कह रहा है यहाँ पे एड्रेस, कॉल, कलर, कंटेंट, फाइल नेम। यदि हम सिंपली यहाँ पे एड्रेस को चुनते हैं, यहाँ पे 2 ही पैरामीटर मांगता है, इंफॉर्मेशन टाइप, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, और रेफरेंस किसका देना है। मैं एड्रेस ले लेता हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन टाइप के अंदर, और मैं ये सेल डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये इसका एड्रेस लौटाएगा, बट ये करंट एड्रेस लौटाता है, करंट वर्किंग आवर सेल का। जैसे मैंने यहाँ पे दिया तो ये इसका एड्रेस लौटा देगा, हमको G3 एड्रेस लौटा दिया। इसी प्रकार हमको इंफॉर्मेशन चाहिए टाइप की, भैया किस टाइप का ये सेल है ना, तब हम यहाँ पे यूज कराएंगे फिर से सेल फंक्शन का, और इस बार मैं यहाँ पे चुनता हूँ टाइप को, और रेफरेंस के अंदर इसी सेल को डाल देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, तो ये कह रहा है इसमें वैल्यू लिखी हुई है। यदि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ देन यहाँ पे कह रहा है लेटर है, अगर हम यहाँ पे कोई नंबर्स लिखते हैं तो ये उसको वैल्यू दिखाएगा। V का मतलब वैल्यू दिखाता है। इसी प्रकार से फाइल नेम या कंटेंट्स में देखना चाहूँ इसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ है, पहले कंटेंट का देखते हैं फिर फाइल को समझते हैं। मैं यहाँ पे सेल फंक्शन लगाता हूँ, कंटेंट्स को चुनेंगे, सेल रेफरेंस के अंदर मैं यही सेल दे देता हूँ, एंटर प्रेस करा लेंगे तो इसमें जो कंटेंट था वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब फाइल नेम के लिए देखो, जो आप जिस एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं उस बुक को किसी भी नाम से सेव कराना जरूरी है। अभी मेरे पास जो मैं काम करा रहा हूँ इसका नाम है 5 सस्पिशियस फंक्शंस, है ना। इस प्रकार से किसी भी एक नाम से पहले सेव करा लें। इसको सेव कराने के बाद हम फाइल नेम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे सेल और इधर फाइल नेम डालते हैं, तो ये क्या करता है, रेफरेंस हमको देना पड़ता है। रेफरेंस ना भी दें तो बाय डिफॉल्ट इस फाइल को रीड करा लेगा, अदरवाइज हम किसी भी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। मैं पहले ही A1 का रेफरेंस दे देता हूँ, मान लीजिए इसको, एंटर प्रेस करा लेंगे तो हमारी इस पूरी फाइल की लोकेशन यहाँ पे, उसका पाथ यहाँ पे लौटा देगा कि फाइल कहाँ पे सेव है। अब इस फंक्शन का हम एक बहुत ही बेहतरीन यूज कर सकते हैं कि हम कहीं भी किसी भी सेल में हम इस सीट का नाम चाहते हैं, जैसे कोई नई शीट बनाए और उस सीट का नाम किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर आ जाए, तब हम इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर देखो इस सीट का नाम है सेल, और हमको यहाँ पे सेल ही चाहिए ओनली, ये नाम नहीं चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे नाम आ रहा है सेल, क्योंकि इस सीट का नाम भी सेल है। तब उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, हम करते हैं फंक्शन यूज मिड का, ठीक है। हमको मिड के चाहिए कौन से टेक्स्ट के, देखो इस टेक्स्ट के चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट करा सकता हूँ, इसमें से मिड के मेरे को यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज,
यहाँ से और राइट के 4 करेक्टर चाहिए, है ना। मिड यही चीज़ें मांगता है। टेक्स्ट ये हमने दे दिया। स्टार्ट नंबर हमको यहाँ से स्टार्ट कराना है, इसके बाद से, और नंबर ऑफ करेक्टर 4 करेक्टर चाहिए। यही तो काम होता है मिड का। अब यहाँ पे C7 ना दे करके यदि मैं सेल फंक्शन का यूज़ कराऊँ, सेल के अंदर डाल देंगे फाइल नेम कोमा करके और सेल एड्रेस दे देते हैं, तो ये क्या काम करेगा यहाँ पे, ये यही तो चीज़ लेके आएगा। इसकी लोकेशन हमको दे दी इसने। इस लोकेशन में से हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसकी पोजीशन फाइंड कराएंगे। उसके लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। फाइंड के अंदर फाइंड टेक्स्ट हमने फाइंड कराना है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज को, यानी कि इसको फाइंड कराना है यहाँ पे विद इन टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट के अंदर। तो ये टेक्स्ट कैसे आ रहा है, ये टेक्स्ट सेल फंक्शन से आ रहा है। सेल के अंदर फाइल नेम कोमा सेल लिंक हम कोई भी डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे। तो ये क्या करेगा फाइंड का फंक्शन, ये फाइंड का फंक्शन इस सेल में से, यानी कि इस लोकेशन में से इसको फाइंड करा लेगा और मिड वाले को लौटा देगा। अब मिड वाले को तो इसने लौटा दिया, हम फाइंड की ब्रैकेट और क्लोज करा लेते हैं, बट ये इसको लौटाएगा। ये जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज दे रही है, ये तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो इससे आगे के शब्द चाहिए। तो हम यहाँ पे +1 जोड़ देंगे, तो इससे आगे के उठा लेगा। कोमा कितने उठाने हैं ये फिक्स नहीं है, सीट का नाम ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम डाल सकता हूँ 50, 100 या 31 डाल देंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी शीट के नाम के अंदर मैक्सिमम 31 करेक्टर आप लिख सकते हैं। 31 से ज़्यादा किसी शीट का नेम इतना बड़ा नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम 31 हो सकते हैं। मिड की ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, बस एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे लौटा रहा है नाम सेल। यदि हम इस सीट के सेल का नाम चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे सेल फॉर्मूला करता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो यहाँ पे सेल फॉर्मूला लिखा रहा है। तो जब भी आपको किसी सीट का नाम किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर चाहिए, तब हम सेल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए साइन फंक्शन है, ये कोई भी नंबर लेता है और हमको उसके 3 पॉसिबल रिजल्ट दिखाता है। यदि हम नंबर देते हैं 0 तो ये हमको रिटर्न कराता है 0। यदि नंबर डालते हैं नेगेटिव में तो रिटर्न कराता है -1, और नंबर देते हैं यदि पॉजिटिव में तो रिटर्न कराता है 1। अब इसको कहाँ पे यूज़ करें, किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हर फंक्शंस को यदि हम सही तरीके से और सही जगह पे इसको प्लेसमेंट करें, तो हम एक बड़ी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। सिंपल पहले इसको हम समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू ली है और कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी है। यदि मैं यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ साइन फंक्शन, और इसको नंबर चाहिए, हम इसको नंबर दे देते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो ये -1 लौटा रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो ये 3 ही पॉसिबल रिजल्ट देगा, या तो नेगेटिव में -1, या पॉजिटिव में 1, या 0 है तो 0 रिजल्ट दे देगा। मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ट्रैक करा लेता हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी तो दोनों का -1 दे दिया, पॉजिटिव वैल्यू थी तो 1 दे दिया, और 0 मिल रहा है तो 0 रिजल्ट दे रहा है। यदि हमने इसी में इस प्रकार की कैलकुलेशन करनी होती कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कितनी है या नेगेटिव वैल्यू कितनी है, तब हम आराम से इनको काउंट कर सकते थे। यदि मैं इन सभी को सम कराना चाहता हूँ तो हमको ये रिजल्ट 0 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव वैल्यू है, 2 पॉजिटिव वैल्यू है और 1 0 है, तो रिजल्ट 0 ही आएगा। यदि कोई और यदि एक नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो रिजल्ट हमारा -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, 2 नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इधर मान लीजिए मेरे पास कुछ डेट दी गई है और मुझे यहाँ पे ये निकालना है कि फ्यूचर डेट कौन सी है और पास्ट डेट कौन सी है। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करा लें इक्वल ये डेट, इसमें से यदि मैं माइनस करा दूँ करंट डेट, है ना, टुडे वाली डेट यहाँ पे माइनस करा देता हूँ, तो ये हमको एक नंबर लौटा देगा। मैं इसको कस्टम में करा के जर्नल करा देता हूँ। ये कह रहा है -656 दिन का फ़र्क है ना। ये तो यानी कि जो माइनस में चलेगी करंट डेट से, इसका मतलब वो हमारी पास्ट की डेट है, और जो पॉजिटिव आ रही है वो हमारी फ्यूचर की डेट है। अब हमको तो यहाँ पे रिजल्ट ये था कि ये बता दे कि ये पास्ट डेट है, ये फ्यूचर डेट है। तब इस फंक्शन को हम साइन फंक्शन के अंदर दे देंगे। इससे पहले मैं यूज़ करा देता हूँ साइन फंक्शन और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव वैल्यू आई, क्योंकि पास्ट जो डेट थी वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वैल्यू आई उसके लिए 1 रिटर्न करेगा, पॉजिटिव के लिए ये 1 रिटर्न करा देगा। अगर कोई डेट करंट डेट से मैच कर रही होती तो 0 रिटर्न करा देता। अब इधर हम सिंपली एक कंडीशन लगा देते हैं। इसी फंक्शन में मैं ऐड करा देता हूँ इफ फंक्शन। यदि ये जो लॉजिक टेस्ट है ये हमारा बराबर होता है
1 के, तो हमको रिजल्ट चाहिए फ्यूचर का, और यदि माइनस में है देन हमको रिजल्ट चाहिए पास्ट का, ब्रैकेट क्लोज इफ की एंटर करा देंगे। तो देखो ये पास्ट डेट है, ये पास्ट डेट है, ये दो फ्यूचर डेट है। यहाँ पे हम रिजल्ट आसानी से निकाल पा रहे हैं, किसकी मदद से निकाल पा रहे हैं, साइन फंक्शन की मदद से। वरना हमको कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू नेगेटिव है कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है। तो साइन क्या करता है, ये किसी भी नंबर के 3 पॉसिबल रिजल्ट हमको लौटाता है। यदि नेगेटिव वैल्यू है तो -1 देगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो 1, और नेगेटिव या 0 है तो 0 रिजल्ट निकाल देगा। अब इसका थोड़ा सा और एक बड़ा एग्जांपल देखते हैं। जब देखिए, जब हमको एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी होती है तब हमको रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे कंडीशन मेरे पास है, यूनिट्स हैं और प्राइस है। मैं कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ कि भाई ये वैल्यू बड़ी हो ग्रेटर देन 100, तो हमको रिजल्ट चाहिए ट्रू या फॉल्स, क्योंकि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में लौटाते हैं। और एक्सेल में ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। साथ में दूसरी भी कंडीशन हमने देनी है, तो मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन और ऐड करा देता हूँ। साथ में ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 200 करा देंगे, बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। तो ये रिजल्ट 0 दे रहा है, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा नहीं है और ये 200 से ज़्यादा नहीं है। जो भी 100 से ज़्यादा होगी या 200 से ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमको रिजल्ट चाहिए 1। ये 100 से ज़्यादा है, ये 200 से ज़्यादा नहीं है, तो ये 1 रिजल्ट दे दिया। यहाँ पे देखो दोनों ही हमारी कंडीशन पे खरी उतर रही हैं, तो ये रिजल्ट दे रहा है 2। अब ये मल्टीपल कंडीशन के लिए हमको वैल्यू यदि निकालनी है तो हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे सम प्रोडक्ट का यूज़ कराता हूँ। एरे के अंदर भाई मेरे पास ये एक एरे हो गया, कोमा दूसरा एरे हो गया और कोमा तीसरा एरे हो गया, है ना। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे रिजल्ट हमको 0 मिल रहा है, क्योंकि कोई भी कंडीशन से बड़ी नहीं है। जो कंडीशन के ऊपर दोनों खरी उतरती है तो उसका रिजल्ट हमको चाहिए, उसकी वैल्यू। तो इस स्थिति में ये हमको, ये देखो यहाँ पे 2 लौटा रहा था तो ये इसको डबल करके देता है, जो कि गलत रिजल्ट है। हमको तो सिंगल ही रिजल्ट चाहिए था ना, हमको 2 कंडीशन मैच करानी थी। यदि दोनों कंडीशन मैच करती हैं तो ये यहाँ पे एक रिजल्ट आ जाए। तब यहाँ यूज करा लेंगे हम फंक्शन साइन फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। अब इसको मैं नीचे तक कॉपी कराता हूँ, तो यहाँ पे ये हमको एक ही रिजल्ट लौटाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट था यदि हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं और हमको एक सिंगल रिजल्ट चाहिए, तो साइन फंक्शन क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को 1 करके लौटा देता है, ना कि उसको डबल करवाता है, और हमको यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी। देखिए रिपीट फंक्शन छोटा सा फंक्शन है, क्या काम कर सकता है भाई, ये मिनी डैशबोर्ड बनाने के लिए हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। मैंने एक मिनी डैशबोर्ड बनाने के लिए वीडियो डाला था, यदि आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें जो भी आप ग्राफिक देखेंगे वो सारे के सारे रिपीट फंक्शन के जरिए बने। रिपीट फंक्शन किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट को कई बार रिपीट करा देता है, जितनी बार आप रिपीट कराना चाहते हैं। चाहे वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, रिपीट फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, तो ये टेक्स्ट मांगता है, और टेक्स्ट के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट, करैक्टर, सिंबल्स, है ना, या नंबर, कोई भी इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। नंबर देंगे तो इन्वर्टेड कोमास में डाल लेंगे, तो जाहिर सा है वो हमारे पास टेक्स्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं ये वाली शेप डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करा लेता हूँ इस शेप को, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। कितनी बार रिपीट कराना है इसको, हमने इतनी बार रिपीट कराना है। यहाँ पे ये 10 बार रिपीट हो जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक बार चार्ट सा यहाँ पे नजर आ जाता है। इस फंक्शन को हम जितना यदि नीचे तक ड्रैग कराएंगे ये उसी हिसाब से यहाँ पे बार चार्ट क्रिएट कर लेता है। अब सिंपली हम जहाँ भी यदि वैल्यू चेंज कराते हैं तो आप देखोगे ये चार्ट ऑटोमेटिक फ्लक्चुएट होने लगता है। इंसर्ट टाइप के अंदर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे। कोई सिंबल्स यहाँ पे आप कॉपी करके इंसर्ट करा के उसको रिपीट करा सकते हैं। कोई करैक्टर, कोई वर्ड, कोई टेक्स्ट, आप जो भी इसको देंगे एज ए टेक्स्ट, वो उसको उतने ही टाइम रिपीट करा देगा जितने टाइम आप उसको रिपीट कराना चाहते हैं। देखिए ट्रंक फंक्शन ये किसी भी फ्लोट वैल्यू के डेसिमल पैलेसेस को रिमूव करा देता है बिना राउंड अप या राउंड डाउन किए। आपने राउंड अप फंक्शन पढ़े होंगे। राउंड अप क्या करता है, वो 1 स्टेप राउंड अप करा देता है, और राउंड डाउन 1 स्टेप डाउन करा देता है। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली राउंड अप फंक्शन कराता हूँ। एक फंक्शन होता है राउंड फंक्शन,
वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट रीड करा लेता है। यदि मैं इसको नंबर दे देता हूँ और नंबर के बाद कितनी डिजिट्स मेरे को चाहिए वो डिजिट्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर डिजिट नहीं देते हैं तो ये इस फॉर्मूले को गलत दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पैरामीटर है वो मैंडेटरी होते हैं। मैं यहाँ पे कोमा डाल के यदि डिजिट दे देता हूँ इसको 1, तो ये क्या करेगा, 1 डिजिट तक उसको रखेगा और एक स्टेप राउंड अप करा देगा। जैसे कि यहाँ पे 65 है डेसिमल पैलेस के बाद हमने 1 डिजिट डाला यानी कि 6 रह जाए, तो इससे नेक्स्ट जो 5 है यदि 5 या उससे ज़्यादा है तो ये पहले वाले को एक इंक्रीज करा देगा। जैसे एंटर प्रेस कराते हैं, देखो इसने इसको हटा के इसको 6 को 7 करा दिया। ये राउंड का काम होता है। इसी प्रकार से काम होता है राउंड अप का। यदि हम यहाँ यूज़ कराते हैं राउंड अप फंक्शन को, तो ये भी नंबर मांगता है, नंबर डिजिट मांगता है। ये भी राउंड फंक्शन की तरह काम करेगा। यदि हमको एक स्टेप डाउन चलना है तब हम राउंड डाउन फंक्शन का यूज़ कराएंगे। ये नंबर मांगेगा और डेसिमल पैलेस के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो यहाँ पे अब ये इसको 6 को 7 नहीं करेगा, 6 को 6 ही रहने देगा। देखो 14.60, ये राउंड डाउन का काम होता है। जबकि इन सभी से विपरीत काम होता है ट्रंक फंक्शन का। ट्रंक डेसिमल पैलेस की वैल्यू को बिना राउंड अप या डाउन किए रिमूव करा देता है। ये सिर्फ एक ही यहाँ पे पैरामीटर लेता है, क्योंकि मैंडेटरी एक ही है। नंबर ऑफ डिजिट आप देना चाहें ना देना चाहें, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो यहीं पे ये इसको डेसिमल पैलेस को रिमूव करा देता है। यही काम हम सभी के साथ कर सकते हैं। ऐसे काम की जरूरत क्यों पड़ेगी, हमको भाई यहाँ से पैसे अलग निकालने थे तो हमने इसको ट्रंक के जरिए राउंड करा लिया। और सिंपली यदि हम यहाँ अब रुपीज़ में से टोटल माइनस करा दें ये राउंडेड को, तो हमारे पास अब पैसे निकल के आ जाएंगे। हम सिंपली पैसे यहाँ पे ले सकते हैं। इसी का एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास बजट है 1,000 रुपये का, 2,000 का, 5,000 का। ये कॉस्ट यूनिट है। किस भाव हम खरीद रहे हैं, हमको बाय पर रेट निकालना है। तब सिंपली यदि मैं बजट को डिवाइड करा देता हूँ कॉस्ट यूनिट से, तो हमारे पास ये बाय रेट निकल के आ जाता है। और ये अब हमारे पास 6 रुपये 33 पैसे, 8 रुपये 33 पैसे, 8 रुपये 33 पैसे, इस प्रकार की एक फ्लोट डिजिट के साथ निकलता है। मैं चाहता हूं कि नहीं, ये मेरे को राउंड में चाहिए। सिंपली हम यहाँ पे ट्रंक फंक्शन का यूज़ करा लेंगे और ये सारा नंबर हम ट्रंक में डाल देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। बस इसी को हम नीचे तक कॉपी करा लेते हैं। अब हमने लेफ्ट ओवर निकालना है, तो देखो लेफ्ट ओवर निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, मेरे पास भाई ये बिग 16 है। टोटल बजट में से यदि मैं माइनस करा दूँ इसको, तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने बजट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ यूनिट करा लिया था। ठीक है, अब ये बता रहा हूँ कि ये यदि हम नहीं कैलकुलेट करते, ये मैंने पहले कैलकुलेट कराया है, नहीं करते तो हम किस प्रकार से लेफ्ट ओवर निकालते और मल्टीप्लाई करा देते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट से, तो ये हमको एक रिजल्ट निकाल के देता है 0, जो कि रिजल्ट बिल्कुल भी सही नहीं है लेफ्ट ओवर के लिए। तब हमने इसको डेसिमल पैलेस ये हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इधर करता हूँ मैं ट्रंक फंक्शन का यूज़, और इसको ट्रंक फंक्शन में यहाँ भी डाल सकते हैं। एक्चुअली वैसे मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा सकता था कि ये सेल भी ले सकते थे, लेकिन हम ये सेल नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तब हम यहाँ पे रिजल्ट ले सकते हैं। जो लेफ्ट ओवर होगा वो 52 आएगा और सभी का हम आसानी से यहाँ पे निकाल पाएंगे। ऐसे जो फंक्शन हम इग्नोर कर देते हैं, छोटे छोटे फंक्शन, इनको हम बेकार समझ के टाल देते हैं, ये फंक्शन एक लेवल पे जाके हमारी बहुत बड़ी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।